अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं हम लोग सेल के बारे में। सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं जो कि एक मुकम्मल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है, यानी कि वो एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है। सेल का मटेरियल और न्यूक्लियस का मटेरियल अलग होता है एक कवरिंग की वजह से, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिला हुआ होता है। हम बात करते हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल की बात करें तो सेल जो है किसी भी जानदार की बुनियादी इकाई होती है ज़िंदगी की। वो स्ट्रक्चरली भी होती है और फंक्शनली भी होती है। आप लोगों को पता होगा कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कोई भी जानदार बनाते हैं। तो सेल जो है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि एनिमल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और वो लिविंग होती है, जबकि प्लांट की जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वॉल कहते हैं और वो डेड होती है। अब बात करते हैं कि इस सेल के अंदर ऑर्गेनेली कौन सी होती है। पहली न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट मौजूद होते हैं, एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक जो डॉट नज़र आता है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो ये एक थिन लेयर होती है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेल होता है उसको और साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेल होता है इन दोनों को अलग रखता है, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन में होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का मटेरियल और साइटोप्लाज्म का मटेरियल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए बनते हैं। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स जो है वो हमें हमारे वालिदैन से जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं, इस वजह से इसको हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी कहते हैं जो कि हमें हमारे वालिदैन से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेल होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरीके से न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है उस तरीके से न्यूक्लियस का ब्रेन न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं उनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है सेल की। अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है और ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको दो हिस्से नज़र आएंगे। एक हिस्सा जिसके ऊपर आपको दाने नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरा जिसके ऊपर कोई दाने नज़र नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं जिसके ऊपर दाने होते हैं,
उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर कोई दाने मौजूद नहीं उसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बात करते हैं कि ये दाने होते क्या हैं। इनको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो स्पेरिकल शेप के होते हैं और ये बहुत ही गाढ़े होते हैं। अगर हम बात करें कि ये किनसे से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाना। अब हम बात करते हैं कि ये राइबोसोम्स आते कहाँ से। तो न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं और बनने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है। इन राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन होने के बाद इन वेसल्स के अंदर ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है मुख्तलिफ पार्ट को, सेल के मुख्तलिफ पार्ट को जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं इन वेसल्स की मदद से। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में, जिसको कहते हैं बायोजेनेसिस। जिस सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 से 40% लिपिड होता है, 60 से 80% प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन की तरह भी वर्क करते हैं। अब हम एक दूसरी ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं। प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को पहली मर्तबा 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी बॉडीज के अंदर डिस्क शेप की फ्लैट प्लेट्स जैसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने, और इनके अंदर स्फेरिकल नेटवर्क ट्यूब्यूल्स के साथ कनेक्टेड वेसल्स होती हैं और इनको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करता है, उनको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और पैकिंग करने के बाद उनको सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स में भेज देता है। इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ों को मॉडिफाई करने के बाद दूसरी जगहों पर भेजता है। इस वजह से इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। इस दौरान गोल्जी बॉडी से एक नई ऑर्गेनेल ओरिजिनेट हो जाती है जो कि बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, और ये सिर्फ एनिमल्स में मौजूद होती है, जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है। ये इसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक डाउन उनकी कर सकते हैं। लाइसोसोम अननेसेसरी पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल जब गोल्जी ऑपरेटस के अंदर इंटर होता है, पैकेजिंग और रिपेयरिंग के दौरान लाइसोसोम बनते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ की भी ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट मटेरियल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, कोई फूड, कुछ भी। तो इनका पर्पस क्या होता है, ये सेल को क्लीन करते हैं। अगर कोई सॉलिड मटेरियल डाइजेस्ट करें तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड मटेरियल डाइजेस्ट करें उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि कभी कभी ये अपनी ही मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सेल ब्रस्ट हो जाता है और इस वजह से ये खुद को ही सुसाइड कर लेता है। इसलिए इसको सुसाइडल सेक ऑफ द सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर हम गौर से देखें तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स नज़र आएंगी। आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन जो कि डीपली फोल्ड की हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें एनर्जी देता है,
एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम जो भी काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए मौजूद होता है, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे पावर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी और जहाँ भी किसी भी सेल के हिस्से को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब हम जिस ऑर्गेनेली की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, जिसे कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड पिगमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी एयर प्लांट सेल को। प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट होता है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन, अदर ऑल कलर्स, लिकोप्लास्ट कलरलेस और वाइट कलर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि ग्रीन इन कलर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे के अंदर हरा रंग किस वजह से होता है? पौधे के अंदर हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डब्बे डब्बे मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं, और बहुत सारे ग्रेना मिलकर थैलाकोइड बनाते हैं। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रेना सूरज की रोशनी को जज़ब करके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि फलों को, फूलों को और मुख्तलिफ पौधों को ये मुख्तलिफ रंग कौन देता है? ये मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड होता है जो कि मुख्तलिफ रंग देता है। खूबसूरत फ्लावर्स और फ्रूट्स के कलर की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, जो मदद करते हैं पोलिनेशन में। बात करते हैं लिकोप्लास्ट की। लिको का मतलब होता है वाइट। ये पौधे की जड़ों में मौजूद होते हैं और इनका काम होता है जो भी मटेरियल, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स वगैरह जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं उनको स्टोर करके रखना। प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो खुद प्रोटीन्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल जानवरों के सेल में एक से ज़्यादा होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जबकि पौधों के सेल में ये एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है और ये परमानेंट होता है। वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ज़रूरी मटेरियल्स को स्टोर करता है जो कि बाद में इस्तेमाल होने हो, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स और प्रोटीन्स वगैरह। वैक्यूल लिक्विड से भरी हुई ऑर्गेनेली होती है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। एनिमल्स के अंदर ये टेम्परेरी होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट के अंदर जेल से भरे हुए होते हैं जिसमें 50 से 90% वाटर होता है। प्लांट्स के अंदर इसको सेल सेप ऑफ द सेल कहते हैं। वैक्यूल के अंदर जेल मौजूद होने की वजह से वैक्यूल पौधे को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इस वजह से सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हमारी लाइफ का।